Hello everyone. Today we will discuss about structure of gallbladder, पित्ताशय की संरचना। गॉलब्लैडर एक लैटिन वर्ड से लिया गया है वेसिकाफेलिया। यह एक ऐसा खोखला अंग है जिसमें कि पित्त रस संग्रहित रहता है। इसका कार्य पित्त रस का संग्रहण है जो कि यकृत में बनता है, अर्थात पित्ताशय पित्त रस को या बाइल जूस को का निर्माण नहीं करता, लेकिन इसको संग्रहित करके रखता है और इसके साथ 2 प्रकार की तंत्रिकाएँ जुड़ी रहती हैं, सीलियक गैंग्लिया और वेगस तंत्रिका, जो कि इसे संकुचित करने का कार्य करती हैं, जिससे पित्त रस मूल पित्त नलिका द्वारा छोटी आंत के पहले भाग पक्वाशय तक पहुंचता है और इसका प्रमुख कार्य पाचन क्रिया में सहायता करना है। विशेष रूप से वसा के पाचन में ये सहायता करता है। वसा का पायसीकरण करता है और अर्थात वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में विभक्त करता है, जिससे कि लाइपेजेस एंजाइम वसा पे क्रिया करते हैं और उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ये डायग्राम है पित्ताशय की संरचना, आप देख सकते हैं। ये एक लंबी गोलाकार संरचना है और जिसके 3 भाग हैं। सबसे प्रारंभिक भाग फंडस, बीच का भाग बॉडी और सबसे जो संकरा भाग है वो नेक या ग्रीवा कहलाता है, जिसके साथ की जो नलिका जुड़ी हुई है वो सिस्टिक नलिका है। इसके बाद ये सिस्टिक नलिका एक तरफ यकृत नलिका से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ ये मूल पित्त नलिका से जुड़ी हुई है और ये मूल पित्त नलिका छोटी आंत के पहले भाग पक्वाशय में खुलती है। संरचना के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो ये एक खोखला अंग है जो कि यकृत के अवतल में पित्ताशय खात नामक जगह पे स्थित होता है। वेस्को में इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। इसके 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी एंड ग्रीवा या नेक। जो ग्रीवा भाग है वो संकरा होने के कारण ये पित्त वाहिनी के जरिए पित्तीय वृक्ष से जुड़ता है, जिसे सिलियरी ट्री कहते हैं, और फिर यह मूल यकृत वाहिनी से जुड़ जाता है। अगर हम इसके विभिन्न परतों के बारे में बात करें, हम एक और ये बहुत क्लियर डायग्राम है गॉल ब्लैडर का, हम देख सकते हैं। ये 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, फंडस, बॉडी, ग्रीवा। ये सिस्टिक नलिका दिखाई दे रही है। इसमें जो कर्व है वो कहलाते हैं स्पाइरल वॉल्व्स। ये यकृत नलिका दिखाई दे रही है, ये मूल पित्त नलिका है जो कि आगे जाके पक्वाशय में खुलेगी। अगर हम इसकी ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं तो पित्ताशय में सरल स्तंभीय त्वचा कवचीय स्तर होता है, मीन्स ये कैप्सूल नुमा कवचीय अस्तर में ये कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें कि खांचे होते हैं और ये खांचे एस्चोफ के खांचे कहलाते हैं, जो कि अस्तर के अंदर जेबों की तरह होते हैं। त्वचा कवच वाली परत के ऊपर संयोजी ऊतक होता है, जिसे कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। संयोजी ऊतक के ऊपर चिकनी पेशी की एक भित्ति होती है जिसे कहते हैं मस्कुलस एक्सटर्नी, और जो कि छोटी आंत के द्वारा स्रावित पेप्टाइड हार्मोन कोलसिस्टोकाइनिन की प्रतिक्रिया स्वरूप सिकुड़ जाती है। अर्थात इस पे जो चिकनी पेशी होती है वो इसके संकुचन के लिए उत्तरदायी है। जैसे ही भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तो कोलसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन निकलता है और जो कि पक्वाशय को संकुचित करता है। ये चिकनी पेशी संकुचित हो जाती है तो पक्वाशय संकुचित हो जाता है और पित्त रस छोटी आंत के पहले भाग पक्वाशय में पहुंच जाता है। तो इसके जो संकुचन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो कोलसिस्टोकाइनिन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि पित्त रस को छोटी आंत तक पहुंचाता है। अगर इसके संयोजी ऊतक के सिरोसा व एडवेंटिशिया की बात करें तो इनको अलग करने वाला कोई अधश्लेष्मिका या सबम्यूकोसा नहीं होता, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए मांसपेशियों के ऊतकों का एक पतला अस्तर होता है।
हम एक और डायग्राम दे सकते हैं, बहुत क्लियर डायग्राम है। फंडस दिखाई दे रहा है, बॉडी, नेक। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके खुद हिंदी में लेबल कर सकते हैं। सिस्टिक नलिका दिखाई दे रही है, यकृत नलिका और मूल पित्त नलिका दिखाई दे रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद लेबल कर सकते हैं। अगर हम ये एक और डायग्राम है, अगर हम पित्त रस की बात करें जो कि यकृत में बनता है और यहाँ पे संग्रहित होता है। पित्तरस क्षारीय तरल है जो कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 50 मिलीलीटर पित्तरस होता है, जो कि वसा युक्त या चर्बी युक्त भोजन के पाचन मार्ग में प्रविष्ट होते ही वहाँ पर कोलसिस्टोकाइनिन के प्रभाव से पहुँच जाता है, क्योंकि कोलसिस्टोकाइनिन पित्तरस को संकुचित करता है और पित्तरस पित्त नलिका द्वारा छोटी आंत के पक्वाशय में पहुँच जाता है। यकृत में उत्पन्न पित्त अर्धपाचित भोजन में मौजूद वसा को पायस बनाता है। मीन्स इसका जो प्रमुख कार्य है पित्त रस का, वो है पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मीन्स ये वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ता है, जिससे कि लाइपेजेस एंजाइम आसानी से इन छोटे कणों पे क्रिया करते हैं और उन्हें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। जब यकृत से पित्तरस गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में पहुंचता है तो ये अधिक सांद्रित और गाढ़ा हो जाता है, और अब ये इसकी जो क्रियात्मकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए ये आसानी से वसा के पाचन के लिए कार्य कर सकता है। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय होते हैं। कुछ अपवादों में अश्व, हिरण और मूषक शामिल हैं, और बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जो कि हम बहुत डिटेल में ना करके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, गॉल स्टोन्स के बारे में और इसके संक्रमण के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये सामान्य गॉल ब्लैडर है और ये इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है, अर्थात इसका इन्फ्लामेशन हो गया है या इसमें सूजन हो गई है गॉल स्टोन्स के कारण। ये इसमें पथरी बन गई है और ये स्वोलन म्यूकोसा या सूजी हुई श्लेष्मिका दिखाई दे रही है। तो अगर गॉल स्टोन्स बन जाते हैं पित्ताशय में, तो वो उसे शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। इन्हें हिंदी में पथरी कहते हैं, और ये सिर्फ पित्ताशय में नहीं, और नलिकाओं में भी ये जो गॉल स्टोन्स हैं वो बन सकते हैं। और यदि इनके जो पित्त पथरियाँ में के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो उन्हें दवा द्वारा घुलाया जा सकता है या अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। और अगर उन्हें छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके, तो इन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है, जिसे कोलसिस्टेक्टमी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एक डायग्राम को लेकर उसकी लेबलिंग कर सकते हैं और आसानी से इस डायग्राम के द्वारा इसकी संरचना को लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो गॉल स्टोन्स के बारे में या पित्ताशय की पथरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।